तो फ्लूइड में बेटा हमने बात की जब हमारे पास हमारा जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे होता है, तो हमने पढ़े पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं जब हमारे पास जो हमारा फ्लूइड है वो मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, फ्लो कर रहा होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनेमिक्स जब आप कहते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है। तो हम यहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो की ही बात करेंगे। इसका एक और नाम है, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए, दैट इज नोन एज स्टेडी फ्लो। बोले अब सर ये स्टेडी फ्लो का मतलब क्या होता है? तो ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम केवल इन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हम डील नहीं करेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई वाटर जो है या कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है और मैं उसका एक पाथ दिखा रहा हूं आपको। तो मान लीजिए कोई वाटर इस तरह से, वाटर की स्ट्रीम है वो ऐसे करके फ्लो की, ठीक, एक लाइन में। ऑब्वियसली एक लाइन में नहीं होगी, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए ये लाइन। अब इसमें मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक मैंने लिया P, एक मैंने लिया Q और एक मैंने लिया है R। 3 अलग अलग पॉइंट हैं, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक। अब सपोज जो भी फ्लूइड था उसका कोई पार्टिकल P पे पहुंचा और P पे जब ये पहुंचा तो इसके पास वेलोसिटी थी Vp, ठीक है। मान लीजिए कोई पार्टिकल 1 है, थोड़ी देर बाद ये क्या करेगा, ये थोड़ा आगे चला जाएगा, ये पहुंचा VQ पे। VQ पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी VQ हो जाएगी और फिर ये R पे पहुंचा, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे VR हो गई। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कर्व्ड पाथ पे वेलोसिटी को हमेशा टेंजेंशियल दिखाया जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल था जो कहां पे था, P पे था तो उसकी वेलोसिटी VP थी, Q पे था तो उसकी वेलोसिटी VQ थी और R पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी VR हो गई। ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल 1, ठीक है। ये तो चला गया। अब पीछे से कोई दूसरा पार्टिकल आया, लेट से आपका पार्टिकल 2 आया। अब ये पार्टिकल, पहले मैं यहां पे लिख दूं, पार्टिकल 1 पॉइंट P Q R पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी VP थी, वेलोसिटी VQ थी, वेलोसिटी VR थी। कर्व दिखा के मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ये बराबर भी हो सकती हैं, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है तो अलग भी हो सकती हैं। स्पीड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो सकता है। तो VP, VQ, VR सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब एक दूसरा पार्टिकल आया, पार्टिकल 2। अब इसका बिहेवियर समझते हैं। अगर ये पार्टिकल P पॉइंट पे पहुंचा, इसकी वेलोसिटी VP थी, जब ये Q पे पहुंचा इसकी वेलोसिटी VQ है और जब ये R पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी VR है। अगर ऐसा होता है तो इस फ्लो को कहा जाएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। बात समझ में आई? हाँ, 2 पार्टिकल नहीं, और भी जितने पार्टिकल आप यहां पे लिख दीजिए पार्टिकल N, ठीक है। जब भी कोई पार्टिकल P पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी VP होनी चाहिए, Q पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी VQ होनी चाहिए और R पॉइंट से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी VR होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो फ्लो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो कहलाएगा, ठीक। लैंग्वेज में आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ एट गिवन पॉइंट, ठीक है। ये गिवन पॉइंट कोई भी पॉइंट हो सकता है, एनी पॉइंट इन द पाथ the velocity of every particle, the velocity of every particle of fluid passing through that point, remains constant. ये बात समझ में आई बेटा? वो एक पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो अपनी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, हो सकता है कांस्टेंट भी रहे, कोई बात, ठीक है।
लेकिन एक पॉइंट से जितने भी पार्टिकल पास करेंगे उन सब की वेलोसिटी फिक्स होनी चाहिए या कांस्टेंट होनी चाहिए, ऐसे कह लीजिए। अगर ऐसा है तो flow is known as streamline flow, streamline flow या स्टेडी फ्लो। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। अब देखिएगा, कभी भी आप दो स्ट्रीमलाइन अगर दिखाएं, ठीक है ना, मान लीजिए मैं कहूं कि आपसे ये मेरी एक स्ट्रीमलाइन है, जैसे PQR मैंने आपको दिखाया था, एक स्ट्रीमलाइन है, और दूसरी स्ट्रीमलाइन में आपको ऐसे दिखा रहा हूं। तो जैसे अगर आपको याद हो, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी कट नहीं करती थी। इसी तरह से दो स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस because if they cross, देखना समझना इस चीज को क्या होगा बेटा। आपके पास ये जो रेड कलर से पॉइंट दिखाया है, यहां पे अगर दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो पार्टिकल के जाने के लिए दो रास्ते हो गए ना भाई। वो दो जगह जा सकता है, स्ट्रीम लाइन अगर क्रॉस कर रही है तो वहां पे दो पार्ट हैं आपके, तो वो चाहे तो वो डायरेक्शन 1 में चला जाए, चाहे तो वो डायरेक्शन 2 में चला जाए, चाहे तो ब्लैक डायरेक्शन में चला जाए, चाहे तो ग्रीन डायरेक्शन में चला जाए। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखिएगा कि दो स्ट्रीमलाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। स्ट्रीमलाइन मतलब स्टेडी फ्लो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेडी फ्लो अगर है तो स्ट्रीमलाइन कैसी होंगी, जरूरी नहीं पैरेलल या इक्विडिस्टेंट हो। देखिए समझिएगा, अगर मैंने आपको ऐसे दिखाई हैं, बिल्कुल ये इक्विडिस्टेंट लाइन जिन्हें आप कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी ये स्टेडी फ्लो है, ठीक। बट मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूं, ये भी स्टेडी फ्लो है। हाँ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो नहीं करता था, लेकिन यहां पे करेगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये मैं आपको 3 स्ट्रीम में, चलिए 2 और बना देता हूं, 5 स्ट्रीम लाइंस दिखाई है मैंने आपको। समझ में आया? तो ये जो 5 स्ट्रीम, ये सारे के सारे आपके स्टेडी फ्लो हैं। एक बात हमने आपसे और कही थी कि नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस बिकॉज इफ दे क्रॉस, हाँ इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, बिकॉज इफ दे क्रॉस पार्टिकल कैन मूव इन 2 डायरेक्शन और पार्टिकल कैन हैव 2 डायरेक्शंस। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। और इनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमने आपको दिखाया था। अब यहां पे इसका अगर आप एक एग्जांपल देखें प्रैक्टिकल लाइफ में, आप कैसे देखेंगे, तो आप क्या कीजिए, एक पुराने वाले जो टैप होते हैं ना, हाँ वो येलो कलर के ब्रास वाले जो होंगे ना, इस टाइप का कोई टैप, नए वाले नहीं, नए वाले में तो मैश लगी होगी नीचे, इसको आप बहुत धीमे से खोलिएगा, बहुत स्लोली, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये आपका कुछ वाटर फ्लो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। देखा है सबने? ओके, तो ये जो फ्लो आपके पास वाटर का आपको दिखता है, ये आपका कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और कई बार तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि ये फ्लो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, एक वो वाले टैप भी होते हैं जो थोड़े से नाराज रहते हैं, आप इन्हें जैसे ही खोलते हैं ये हर डायरेक्शन में पानी फेंकते हैं और पता नहीं होता कि कब ये आपके ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये इस तरह से इधर भी आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, और थोड़ी देर बाद आप सोच रहे होते हैं कि मैंने टैप खोला क्यों। तो ये जो है, इस फ्लो को आप कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो।
ठीक है जी। तो ये आपके स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ये दो एग्जांपल हमने आपको दिए। अब जो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, हम केवल इसकी बात करेंगे। देखिए, जब फ्लो होता है तो जरूरी नहीं वहां पे पाइप हो। आपने देखा होगा जब आप टैप को खोलते हैं इस तरह से स्लोली, तो ये अपने आप ऐसा लगता है जैसे ये एक कोन टाइप का बन जाएगा, है ना। क्यों बनता है उसकी बात अभी आगे करेंगे, बट यहां पे ये आपको 3D पिक्चर इस तरह से कुछ दिखाई देगी। और एक नंबर यहां पे नोट कीजिएगा, रेनॉल्ड नंबर। ऑल्दो ये ज्यादा तो यूज में नहीं आता है, बट फिर भी फॉर्मूला नोट कर लीजिए। रेनॉल्ड नंबर ये आपका होता है रो वी डी बाय ईटा। रो वी डी बाय ईटा मैं लिखा रहा हूं। रो जो है वो है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। उसके बाद वी है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। मैंने आपको लिक्विड के लिए दिखाया, बट दैट इज ट्रू फॉर एनी फ्लूइड, ठीक है, गैसेस के लिए भी ट्रू है। और डी जो है वो है आपका डायामीटर, बहुत ध्यान से बेटा, डायामीटर ऑफ फ्लो। अभी बता रहा हूं उसको, अभी बता रहा हूं, नोट कीजिए पहले इसको, ठीक है। और बचा क्या, ईटा। ये टर्म आगे आएगा, पैसे पढ़ चुके हैं आप, नाम तो पता है आपको, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो अब ये रेनॉल्ड नंबर से क्या होता है, देखिएगा, जब आप इस रेनॉल्ड नंबर को कैलकुलेट करते हैं, अगर आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 आ रहा है, ये वैल्यू आपने रखी है, ठीक है, ये वैल्यू आपने रखी, तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो हो जाएगा। 2000 से अगर नीचे आ रहा है, और अगर आपने इस रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा कर दी, ठीक है, यस, तो ये टर्बुलेंट हो जाएगा। क्लियर है। और 2000 से 4000 के बीच में आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि भाई ये टर्बुलेंट होगा या ये स्ट्रीमलाइन होगा। तो हमें केवल इंटरेस्ट हमारा किसमें है, इस वाले केस पे, ठीक है। हाँ, बीच में कुछ भी हो सकता है, मूड है उसका। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब भी हम फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और अगर मैं बात करूं तो ये बेटा हमारी लगती है स्ट्रीमलाइन के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो की हमने बात की थी, जब भी हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी वैलिड होगी। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है, सपोज कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो है जिसमें आपका एरिया चेंज हो रहा है। एरिया आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे हमने आपको एक स्ट्रीमलाइन फ्लो दिखाया हुआ है, इसमें मैंने दो एरिया आपको दिखाए हुए हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो आप दोनों जगह देख रहे हैं रो सेम है, ठीक है, तो दोनों जगह आपकी फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है। अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1V1 इज इक्वल टू A2V2। A1V1 इज इक्वल टू A2V2। यहाँ पे A1 जो है वो एक एंड का एरिया है जो आपने लिया, और V1 जो है वो उस एंड पे आपकी वेलोसिटी, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, दूसरे एंड का एरिया A2 है और वहां पे आपकी वेलोसिटी V2 है। यहां आप क्लियरली देख रहे हैं जब आपका A1 इंक्रीज करेगा या A1 A2 से ज्यादा है तो बिल्कुल V1 को V2 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक। ये आपका जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ मास, अच्छा ऊपर लिखा तो हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसको जरा हम प्रूव करते हैं। तो सपोज हमारे पास एक एंड जो हमें दिया हुआ है, इसको मैं यहां पे आपको एक हाइलाइटर से अगर दिखाऊं, ग्रीन कलर के हाइलाइटर से मैं ये दिखा रहा हूं आपको। ये एरिया मैंने A1 लिया हुआ बेटा, और लेट से फ्लूइड मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ा इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी, फाइन। तो अगर मैं आपसे कहूं ये मेरी लेंथ DL1, तो DL1 कितनी हो जाएगी, V1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि
बहुत छोटे टाइम में वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया होगा, वेलोसिटी सेम रही होगी। v1 इंटू डेल्टा टी, ये या dt भी आप कह सकते हैं, जरूरी नहीं आप डेल्टा टी ही कहें, आप dt भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे लिख दूं, और v1 dt आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेरी dl1 हो गई। इसी तरह से आपने कहा सर dl2 की वैल्यू v2 इंटू dt हो जाएगी। क्यों भाई, जो दूसरी साइड है या दूसरा एंड है, ये अब मैं आपको पिंक कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू के ऊपर मैंने पिंक कर दिया, ठीक। जितना वाटर अंदर आया होगा उसने वाटर को पुश किया होगा। भाई यहां से dl1 आगे बढ़ा तो इधर भी तो आगे बढ़ेगा वाटर, क्लियर है? बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, जो भी वाटर आगे बढ़ा उसने कुछ ये डिस्टेंस dl2 कवर किया होगा। dl2 कितना हो जाएगा, सेम टाइम इंटरवल dt में, तो v2 इंटू dt, ये बात समझ में आ गई। तो यहां से आपने कहा कि dl1 की वैल्यू आई v1 dt और dl2 की वैल्यू आई v2 dt। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये टोटल वॉल्यूम जो वाटर का था ये कितना अंदर गया। हाँ, वॉल्यूम एंटर्ड। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको सिलेंडर दिख रहा है यही तो वॉल्यूम होगा, और इसको आप क्या कह सकते हैं, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय dl1। चलिए मैं लिख देता हूं a1 dl1, ये बात समझ में आई। अच्छा, वॉल्यूम जो एग्जिट हुआ होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम एग्जिट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिट a2 dl2, ये जो आपका पिंक कलर से दिया हुआ है, ये बात समझ में आई। भाई इतना अंदर एंटर किया और इतना एग्जिट कर गया। अब सोचिए कोई पाइप आपके पास है, उसमें आप एक साइड से लिक्विड को एंटर कराएंगे और वो पहले से लिक्विड था उसमें, ठीक है, तो दूसरी साइड से जितना आप एक साइड से एंटर कराएंगे दूसरी साइड से उसको एग्जिट करना होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहीं पर अगर मैं मास निकाल लूं, मास एंटर, तो मैं क्या कहूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मैं इसको कह सकता हूं a1 dl1 इंटू डेंसिटी, ठीक है। और मास एग्जिट अगर मैं कहूं तो वो कितना हो जाएगा, a2 dl2 इंटू डेंसिटी। ये बात समझ में आई? ओके। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसे मैं dm लिख दे रहा हूं, एक्चुअली तो dm1 और dm2 लिख देते हैं, ठीक है। बट अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सेम टाइम इंटरवल में dm1 बाई dt इज इक्वल टू dm2 बाई dt। ये बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ, सेम टाइम इंटरवल में जितना मास एंटर करेगा उतना मास एग्जिट करेगा। बहुत बढ़िया। यहां से अगर मैंने इन पे वैल्यू रखी तो मैं क्या कहूंगा, a1 dl1 रो बाय dt इज इक्वल टू a2 dl2 रो बाय dt, ऐसे कहूंगा। अब आप देख रहे हैं डेंसिटी मैंने आपसे कहा था सेम रहेगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका आ जाएगा a1 dl1 बाय dt इज dv1, या v1 लिख लें, dv1 क्या लिखना है, v1 लिख लीजिए, a1 v1 वेलोसिटी होगी ना dl बाई dt, ओके, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। क्लियर? तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, और हमने प्रूव किससे किया, जितना मास हमारा एंटर किया उतना मास सेम टाइम इंटरवल में एग्जिट करेगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपसे कहता है कि अगर आपका एरिया इंक्रीज कर रहा है तो आपकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और अगर आपका एरिया डिक्रीज कर रहा है तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। सो आप यहां पे कह सकते हैं एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों ही चीजें एप्लीकेबल, ठीक है। बिकॉज a इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो। प्लीज ध्यान रखिएगा ये तभी ट्रू है जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो।
तो बेटा यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे हमने आपसे कहा कि dm/dt, अब dm1/dt dm2/dt में कुछ भी कह सकता हूं, तो dm/dt मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ मास एंटर्ड और एग्जिट, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है, dm/dt। अब ये dm/dt किसके, अब याद रख लेना इसको, dm/dt हमेशा किसके बराबर होगा, a इंटू v इंटू रो, a इंटू v इंटू रो। बोले ये कहां से आ गया, अब देखो ये कैसे आ गया, आप dm की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय dt, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, d, रो को बाहर ले लिया, एरिया इंटू एक्स बाय dt, ठीक है। अब अगर मैंने आपसे ये माना कि भाई मेरा एरिया थोड़ी देर के लिए, dt टाइम के लिए मेरा एरिया कांस्टेंट है, तो रो और ए बाहर आ गया, ये मेरा आ गया dx बाई dt, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं रो ए वी, ठीक। तो dm/dt ए रो वी लिखिए या ए वी रो लिखिए या रो ए वी, जैसे भी आप लिखना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा रहता है याद करने के लिए। रो ए वी, रो डेंसिटी है, ए एरिया है, वी वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ मास एंटर्ड और एग्जिट, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मैं dv/dt भी लिख सकता हूं, ये v जो है ये वॉल्यूम है मेरा, तो आप वॉल्यूम कर लो, ये मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ वॉल्यूम एंटर्ड और एग्जिट। ये बात समझ में आई। तो dv/dt को मैं क्या लिख सकता हूं, av, बहुत काम आएंगे, d वॉल्यूम बाय dt को मैं a इंटू वी लिख सकता हूं डायरेक्टली। अगर मेरा एरिया कांस्टेंट है तो वो एरिया बाहर आएगा, dx/dt को वेलोसिटी लिख दूंगा या dy/dt को वेलोसिटी लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, ओके। अब देखो एक चीज आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू d/dt ऑफ mv। अगर मैं आपसे कहूं v कांस्टेंट, ठीक है, m मास वेरिएबल, और किस केस में, फ्लूइड के केस में, ओके। तो आप फोर्स को क्या लिखोगे, फोर्स को आप लिखोगे, देखिए v कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dm/dt, और अभी अभी मैंने आपको बताया dm/dt क्या होता है, रो ए वी, तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा v इंटू रो ए वी। तो यहां से मैं फोर्स को लिख सकता हूं रो ए वी स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए एक और फॉर्मूला है यहीं पे, पावर इंस्टेंटेनियस, ये खूब यूज में आता है, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस पावर F.v होती है, अगर फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ये Fv हो जाती है, ठीक है, इफ F इज पैरेलल टू v, तो ये Fv हो जाती है। अब यहाँ पे फोर्स आपको पता है, फ्लूइड के केस में ये क्या हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी, तो इंस्टेंटेनियस पावर आपकी आ गई रो ए वी क्यूब। तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर कई बार क्वेश्चंस में पूछी जाती है, कहां पे एप्लीकेशन होगा वो आगे बताएंगे आपको, बट ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको फ्लूइड के केस में वेरिएबल मास मिले और वॉल्यूम वेलोसिटी कांस्टेंट दी हो, वेलोसिटी कांस्टेंट दी हो, तो आप ये तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की, और उसके लिए इसका बेस होना जरूरी, तो इन सब चीजों को याद करके आइएगा।